वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। आपको पता है आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मेरी कोशिश है मैं अलवर जिले के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करवाऊं। मेरी सीरीज में हमने बीए सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएं और एक बार आप मुझे वहां पर याद करें। अब मैंने जो सीरीज शुरू की है वो है आपके सेकंड पेपर की, दैट इज इंडियन पॉलिटी। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो रह गई हैं वो आज की क्लास में देखते हैं। और सारे टॉपिक्स मैंने वही लेने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स। ठीक है, इसमें मैंने 4 से 5 इंसिडेंट लिए हैं जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो इंसिडेंट हमने लिया है दैट इज साइमन कमीशन, या जिसको हम श्वेत कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या था ये, कैसे बना, कैसे विरोध हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, उनको हम समझते हैं। देखिए, साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा लाई गई एक रिपोर्ट थी जो 1927 में प्रिपेयर की गई थी और भारत भेजी गई थी। क्यों प्रिपेयर की गई थी ये रिपोर्ट? देखिए, अंग्रेज सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था सन 1919 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड एक्ट इन 1919। इस अधिनियम में एक क्लॉज था कि हर 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, कब का एक्ट था? एक्ट ऑफ 1919 का अधिनियम था जिसमें बहुत सारी बातें हैं वो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम साइमन कमीशन से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें एक क्लॉज था, आफ्टर एवरी 10 ईयर इट विल बी रिव्यू, यानी हर 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी। तो 1927 में इसी क्लॉज के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम की समीक्षा की गई। अब आपको लग रहा होगा मैडम 1919 में बना, 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी थी और ये तो 1927 है, अभी तो 8 ही वर्ष में, 10 वर्ष तो नहीं हुए। तो देखिए क्या बात थी, मैं बता देती हूँ थोड़ा आपको कि 1929 में इंग्लैंड में इलेक्शंस होने थे और जिस वक्त ये साइमन कमीशन की समीक्षा होनी थी उस वक्त ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी ना जीतकर लेबर पार्टी जीतेगी, मजदूर दल जीतेगा। और देखिए, मजदूर दल कहीं ना कहीं भारत का समर्थक था, तो उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाए तो इसमें भारतीयों को बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारी रियायत मजदूर दल के द्वारा दे दी जाए। तो इस बहस से, इस डर से ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इस अधिनियम की 2 साल पहले ही समीक्षा कर देती है और समीक्षा करके किस नाम से उसको भारत भेजा जाता है, साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए कमीशन बना था फॉर द रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण यह था कि इस साइमन कमीशन में नंबर ऑफ मेंबर्स थे 7 सदस्य साइमन कमीशन में थे इसमें, लेकिन भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि ये सातों के सातों अंग्रेज अधिकारी थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन आर ब्रिटिश ऑफिसर्स। इंडियन पीपल्स ने अपोज किया कि जब ये समीक्षा भारत के लिए होने वाली है, भारतीय लोगों ने अपोज किया कि जब ये समीक्षा भारत के लिए होने वाली है तो इसमें भारत का कोई भी सदस्य, भारत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं है और इस बिहाफ पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया है ना। आपसे एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जब पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था। अब तो क्योंकि आपके 4 मार्क्स के आते हैं तो आपसे पूरा का पूरा साइमन कमीशन पूछा जाएगा। तो साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था कि इसमें सातों के सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। वो डिमांड कर रहे थे कि इंडियन पीपल्स को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो इसका जगह जगह पर विरोध किया गया, बंबई में भी विरोध किया गया, लाहौर में भी विरोध किया गया। या लाहौर के विरोध को हम देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर में जब इसका विरोध हो रहा था तो उस आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो इसको विरोध करने में सबसे आगे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और यहाँ पे देखिए भारत में नारे भी लगे उस वक्त, साइमन गो बैक। ठीक है, भारत में हर जगह क्या नारे लग रहे थे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाहौर में इसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया, लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। जब विरोध बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अंग्रेजी सरकार ने इस विरोध को रोकने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, लाहौर सरकार पे दी गई। अब उस वक्त लाहौर सरकार क्या करती है? लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देती है कि आप लाठी चार्ज करिए और इस आंदोलन को, इस विरोध को किसी भी तरह रोकिए।
जब लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज किसके द्वारा किया गया? जेम्स स्कॉट के द्वारा किया गया। और उस लाठी चार्ज में अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और आपने उनकी बहुत फेमस कथन सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगा। ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। कब? जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय घायल हुए अक्टूबर 1928 में और मृत्यु हो गई उनकी नवंबर 1928 में। आप पिछली क्लास मेरी देखेंगे तो उसमें देखेंगे हमने उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच तुलना की है। तो हमने पढ़ा था कि उदारवादी जो लीडर्स हैं वो बहुत सॉफ्टली अपनी डिमांड को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे और उग्रवादी जो लीडर्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव होकर, वायलेंस को यूज नहीं करते थे, फिर भी थोड़ा एग्रेसिव होकर अपनी डिमांड को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। और लाला लाजपत राय उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के मेन लीडर माने जाते थे। लाला लाजपत राय से क्रांतिकारी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इन लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने, जिसे हम बहरूपिया भी कहते हैं, भारत का बहरूपिया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और दिसंबर 1928 में उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड किया। देखिए, लाठीचार्ज किया था जेम्स स्कॉट ने, मारना ये जेम्स स्कॉट को चाहते थे, लेकिन जेम्स स्कॉट बच गया और मारा कौन गया? सैंडर्स। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सैंडर्स हत्याकांड कहा जाता है। तो इस तरह हमारे वीर रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, उदारवादी उग्रवादियों के साथ एक तीसरी विचारधारा ने भी आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जो थे क्रांतिकारी और जिनका सिद्धांत होता था खून के बदले खून। तो ये पूरा हमने क्या देखा? साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आता है। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। लाहौर में विरोध किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। जेम्स स्कॉट की लाठीचार्ज में ये घायल हुए, मृत्यु हो जाती है 1928 में। इनकी मृत्यु का बदला लिया भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने, जिसे क्या कहा जाता है? सैंडर्स हत्याकांड। For the students of the English medium, Simon Commission is prepared on 1927 to review the Act of 1919, and it is also known as the White Commission. Indian peoples oppose this commission because all the members of this commissions are British officers, and the number of members are the 7. Simon Commission opposed in the different cities of the India like Bombay and Lahore. In Lahore, the main leader that opposed the Simon Commission was Lala Lajpat Rai. But when the lathi charges done by the James Scott is died on November 1928. Bhagat Singh, Rajguru, Azad revenged the death of the Lala Lajpat Rai on the incident of Sanders हत्याकांड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक हो गया साइमन कमीशन। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है नेहरू रिपोर्ट ऑन 1928, 1928 की नेहरू रिपोर्ट। देखिए ये क्या थी नेहरू रिपोर्ट, सुनते हैं इसको पहले। 1927 में साइमन कमीशन आ गया, भारतीयों ने विरोध किया। 1919 का एक्ट जब बना था उसके भी कुछ क्लॉजेस का भारतीयों ने विरोध किया। उससे पहले बंगाल का विभाजन किया था, उसका भी भारतीयों ने विरोध किया। यानी अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि भाई हम जो भी करते हैं आप भारतीय उसका विरोधी विरोध करते हैं। तो उस वक्त एक लीडर थे ब्रिटिश, लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड इंडियन लीडर्स को चैलेंज करते हैं कि हमारे तो छोड़िए, आप खुद कोई एक ऐसा परफॉर्मा, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिए जिस पर आप सब इंडियन ही सहमत हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, स्वीकार किसने करी इस चुनौती को? मोतीलाल नेहरू ने, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करी, एक परफॉर्मा तैयार किया, जिसे क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें बहुत सारी बातें थी, प्रांतीय स्वायत्ता की बात थी, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात थी, मूल अधिकारों की बात थी। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी। आगे यहां तक बात समझ में? तो किसकी बात होगी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मोतीलाल नेहरू टू आंसर द चैलेंज ऑफ द बर्किनहेड। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने करी? मोतीलाल नेहरू ने तैयार करी, बर्किनहेड की चुनौती का जवाब देने के लिए। अब आप सोचिए, जब मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई तो इसका सबसे पहले विरोध किसने किया? देखिए, सबसे पहला विरोध करने वाले थे उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपने अपने फर्स्ट ईयर में जवाहरलाल नेहरू पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा
कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से प्रभावित होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने की अपनी जो इच्छा है अपने पिता के समक्ष रखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने समझाते हैं, भाई आप आनंद भवन में आपका बचपन वैभव में बीता है, आप बहुत एक अच्छे परिवार से हैं, आप क्यों सब इन सब चीजों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते, और जब वो पिता अपने बच्चे की इतनी जिद देखते हैं तो वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि जहां भी नेहरू आए तो हम जवाहरलाल नेहरू ही समझे, वो कौन हो सकते हैं, मोतीलाल नेहरू भी होते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट का सबसे पहले जो अपोजिशन किया, जो विरोध किया, वो किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का द्वारा। और किसने विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस ने। भाई क्यों विरोध किया, देखिए विरोध का एक मुद्दा था, मोतीलाल नेहरू ने अपने इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, औपनिवेशिक स्वराज्य की। और मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था बहुत आसान भाषा में, औपनिवेशिक स्वराज्य क्या होता है, इंटरनली इंडिया फ्री बट आउटरली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी पूरी स्वतंत्रता नहीं, आधी स्वतंत्रता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अब औपनिवेशिक स्वराज्य पर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम, इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिया इज फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये था जवाहरलाल नेहरू के और सुभाष चंद्र बोस का इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने का। ठीक है, तो दूसरा इंसिडेंट हमने देखा। क्विक रिवीजन में एक और क्विक रिवीजन, 1928 में लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहले विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। विरोध का मुख्य कारण था मोतीलाल नेहरू द्वारा जो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, उसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज्य की मांग का समर्थन करते थे। नेहरू रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द मोतीलाल नेहरू ऑन द चैलेंज ऑफ द बर्किनहेड। The first leader that opposed the Nehru report is Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. They opposed this report because in this report Motilal Nehru demands for the dominion state, whereas Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose demands for the पूर्ण स्वराज। तो दो टॉपिक आपके क्लियर। अब देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस कब होता है, 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था इसमें, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उसकी स्थापना के बाद हर साल दिसंबर माह में उसका सेशन आयोजित किया जाता था। उस सेशन को या तो उस ईयर से इंडिकेट करते हैं जिस ईयर में हुआ था, या उस जगह से इंडिकेट करते हैं जहां पर वो कंडक्ट किया गया था। जैसे आपको दो तीन याद आ रहे होंगे, पहला अधिवेशन देखा था हमने 1885 में बंबई में हुआ। एक आपने अधिवेशन देखा 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक आपने देखा 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें कांग्रेस पुनः से एक हो गई। ऐसे एक इंपॉर्टेंट सेशन आता है दैट इज द लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस अधिवेशन में वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद इनके नारे भी लगे, तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इस अधिवेशन में हुआ, तो देखिए यहां आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, तो उसी को फुलफिल करने के लिए इस अधिवेशन में एक मतलब ध्यान जो दिया गया, जोर दिया गया, पूरा यहां पे दिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि अब आने वाले सालों में क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हम 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा था तो उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जनवरी माह में जो अंतिम इतवार आएगा, लास्ट संडे जो होगा, उसको हम हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और आप कैलेंडर उठा के देखिए, फोर्थ संडे आया था 26 जनवरी को। तो फोर्थ संडे 26 जनवरी को आया तो हमने हमारे भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस के डे कब सेलिब्रेट किया, 26 जनवरी 1930। और आपको पता भी होगा, आपने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 तक पूरा तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसको एप्लीकेबल नहीं किया। उन्होंने एप्लीकेबल कब किया, उसको अप्लाई कब किया, 26 जनवरी 1950। व्हाई द डेट ऑफ 26 जनवरी, बिकॉज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। मतलब उन्होंने सोचा यदि हम संविधान को 26 नवंबर को ही लागू कर देंगे तो हमारी 26 जनवरी का जो 20 सालों का ऐतिहासिक महत्व है वो क्या होगा,
समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा आंशिक संविधान तो 26 नवंबर को लागू कर दिया था, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, हम पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन पूरा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये तीसरा इंसिडेंट देखा हमने, कांग्रेस का लाहौर सेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। फोर्थ देखिए, डायरेक्टरी सिस्टम, ठीक है, अब इंसिडेंट खत्म हो गए, अभी ये नया टॉपिक आया आपका डायरेक्टरी सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ 19 और एक्ट ऑफ 1935। देखिए बच्चों, आपके ए सेक्शन में आपने देखा होगा दो अधिनियम दिए हैं, एक अधिनियम है अधिनियम 1919 का और दूसरा अधिनियम है 1935 का, एक्ट ऑफ 1919 एंड एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखिए, इनके तो क्वेश्चन सिंपल आएंगे, साइमन कमीशन को समझाइए, नेहरू रिपोर्ट को समझाइए, लाहौर अधिवेशन को समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं? देखिए मैं 4 क्वेश्चन बात कर रही हूं। पहला, आपसे ये पूछा जा सकता है द्वैध शासन को समझाइए। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है 1919 से अधिनियम की 4 विशेषता समझाइए। तीसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रांतीय स्वायत्तता को समझाइए। और चौथा, आपसे ये पूछा जा सकता है 1935 के अधिनियम की विशेषता समझाइए, है ना। परेशान मत होइए, सब चीज अभी क्लियर हो जाएगी आपके पास। देखिए, एक्ट ऑफ 1919 का जो संबंध है वो तो द्वैध शासन से है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और प्रांतीय स्वायत्तता का जो संबंध है वो 1935 के अधिनियम से है। क्लियर? डायरार्की सिस्टम is related to the act of 1919 whereas provincial autonomy is related to the act of 1935। ये चीज क्लियर आ गई, यानी डायरार्की सिस्टम की बात की गई तो यानी एक्ट ऑफ 1919 की बात करना चाह रहा है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की, इट मींस ही वांट्स टू आंसर रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ 1935। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरार्की सिस्टम। द्वैध शासन क्या होता है? देखिए, द्वैध शासन का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरा शासन, ठीक है। पहली बात, डायरार्की सिस्टम मींस ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरा शासन। किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा लाया गया, ठीक है। अब क्या किया गया इसमें? देखिए, इसमें क्या किया गया, जो आपके प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनके विषयों का 2 भागों में विभाजन कर दिया, यानी ऑल द सब्जेक्ट्स classified into the 2 categories at the which level? At the provinces level। प्रांत स्तर पर विषयों को 2 भागों में बांट दिया, एक विषय थे रिजर्व्ड और दूसरे सब्जेक्ट्स थे ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नर एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स। यानी जो रक्षित विषय थे उन पर तो किसका नियंत्रण था? ब्रिटेन के गवर्नर का था। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, भाई इन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इन पे आप काम कर सकते हैं, वो किसको दे दिए? भारतीय लोकप्रिय मंत्री को। यानी विषयों को बांट दिया, कुछ विषय मंत्रियों को दे दिए और कुछ विषय किसको दे दिए? गवर्नर को दे दिए। तो ये क्या हो गया? आपका दोहरा शासन होगा, डायरार्की सिस्टम। डायरार्की सिस्टम मतलब डबल गवर्नमेंट, है ना। डबल गवर्नमेंट, और डबल गवर्नमेंट भी ऐसी जो दोनों पर्सन भी किसी और को बिलोंग करते हैं और दोनों की पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है, ठीक है। तो आगे यहां तक समझ में। 1919 के एक्ट में क्या किया गया? डायरार्की सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, द्वैध शासन को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरा शासन। इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड द रिजर्व्ड सब्जेक्ट, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय किसके पास? गवर्नर के पास, और हस्तांतरित विषय किसके पास? मंत्रियों के पास। तो ये आपका क्या हो गया? द्वैध शासन। अब हम बात करें एक्ट ऑफ 1919 के फीचर्स की। तो देखिए, एक फीचर्स तो हम तो करके आ चुके, अभी मैंने आपको बताया। प्रांतों में क्या कर दिया गया? दोहरा शासन, 2 तरह की सरकार स्थापित कर दी। दूसरी विशेषता भी हमने कर ली, प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, रिजर्व और ट्रांसफर। मैंने बता दिया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तीसरी देखिए, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग, डिमांड्स फॉर द डोमिनियन स्टेट। यानी एक्ट ऑफ 1919 में भी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की गई थी। किसकी बात की गई थी? डोमिनियन स्टेट की। यानी तब तक भारतीय सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स को पूर्णतः बाहर निकाल दें और हमारी शासन प्रणाली चल जाए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया, लीडर्स की मोनोपोली चेंज होती गई। ब्रिटिश रॉल अटैक देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, फिर आपने खिलाफत आंदोलन चुना होगा, वो सब देखा। तो उसके बाद लगा कि भैया ये तो बाहर जाए, ठीक है। तो यहां तो हो गया। और देखिए क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल असेंबली। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई, और वो भी कैसी? बायकैमरल, द्विसदनात्मक। यानी केंद्र में एक विधानसभा बनाई गई
जिसके 2 सदन बना दिए जो बाद में लोकसभा राज्यसभा बने, भी और देखेंगे हम। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 145 और राज्य परिषद की सदस्य संख्या रखी गई 60। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली इज 145 एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल इज 60। तो ये आपके पास सारी विशेषताएं आ गई किसकी? 1919 के अधिनियम की। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1919 के अधिनियम की विशेषता बताइए। 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर में आपको इस तरह से इनको एक्सप्लेन करना है। अब हम दूसरे एक्ट की बात करें, एक्ट ऑफ 1935, जिसका संबंध किससे है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से है, प्रांतीय स्वायत्ता से है, यानी प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे नहीं मिली कि प्रांतों में तो चले गए अंग्रेज केंद्र में, लेकिन देखिए मतलब क्या है। यहां पर क्या किया गया 1935 में? जो प्रांतों के सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे हस्तांतरित कर दिए। ऑल द सब्जेक्ट गोज अंडर टू द कंट्रोल ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स, यानी जो प्रोविंस था वो ब्रिटिश गवर्नर के रूल से लिबरल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सारे विषय किसको सौंप दिए गए? भारतीय मंत्रियों को। और इसीलिए कहा जाता है प्रांतीय स्वायत्ता, यानी प्रांत अपना शासन खुद करने लगे, भारतीयों द्वारा प्रांतों का शासन, प्रांतों के लिए नियम बनने लगे। आगे बच्चों तक बात समझ में? तो पहला ये हो गया, यानी प्रांतों में क्या आ गया? फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पूर्ण उत्तरदायी सरकार। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट कैसे हो गए? ट्रांसफर। लेकिन कहां के? केवल प्रोविंसेस के, सेंटर के नहीं। और जो ये द्वैध शासन यहां पर प्रांतों में लागू किया गया था, वो यहां से उठाकर किस में लागू कर दिया गया? केंद्र में, सेंटर में। तो समझ में आ गया होगा, यानी यहां पर सेंटर के सब्जेक्ट्स 2 तरह के हो गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर के पास और रिजर्व गवर्नर के पास। बिल्कुल क्लियर। तीसरा देखिए क्या किया, जो ये केंद्रीय विधानसभा बनी थी, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए। विधानसभा में 145 थे, जिनको बढ़ाकर 375 कर दिए। स्टेट काउंसिल में मेंबर 60 थे, जिनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 260। और ये 2 संस्थाएं आगे चलकर लोकसभा और राज्यसभा में परिवर्तित हुई थी। और लास्ट और इंपॉर्टेंट देखिए, जो हम संघ सूची, संवृत्ति सूची, राज्य सूची पढ़ते हैं 7वें शेड्यूल में, इनका बेस कहां से है? इनका बेस है एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935 में सबसे पहले सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया 3 लिस्ट में। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, फेडरलिस्ट कहते थे उस वक्त, प्रांतीय सूची, प्रोविंस लिस्ट, एंड संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी यूनियन लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट थी, उसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। जो प्रोविंसेस थी उसमें 54 थे, और जो कंकरेंट थी उसमें 36 थे। तो आगे यहां तक बच्चों बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से आया। द्वैध शासन का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कहां पर आया? प्रांतों में आया। ठीक है। 1935 के अधिनियम में क्या आया? प्रांतों में सारे सब्जेक्ट मिनिस्टर्स को दे दिए गए। ऑल द सब्जेक्ट गोस अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स। तो यहां पर तो प्रांतीय स्वायत्ता आ गई, प्रोविंस ऑटोनॉमी आ गई। और ये जो द्वैध शासन था प्रांतों से उठाकर केंद्र में लागू कर दिया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन आ गया। विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी, और शक्तियों का विभाजन भी किस एक्ट में किया गया? 1935। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं। समय कम है, इसलिए हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। आगे हम कोशिश करेंगे मैं सब इन टॉपिक्स को आपको और डीप में पढ़ाऊं, ताकि आपके पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अभी हमारा मोटिव एग्जाम को क्लियर करना है और अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना है। आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, द्वैध शासन, 1919 के अधिनियम की विशेषता, 1935 के अधिनियम की विशेषता और प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता का संबंध 1935 के अधिनियम से और द्वैध शासन का संबंध 1919 के अधिनियम से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस, जिससे हम अच्छा लिखें और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, कोई पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपको क्वेरी है, तो जरूर मुझे लिख के भेजिए, मुझे मैसेज करिए। मैं डेफिनेटली आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।